बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू अदब साल अव्वल, पर्चा दूसरा, अफसानवी नसर और ड्रामा की बारी आई है। अब सबसे पहले हम देखेंगे मीर अमन देलवी की बागो बहार, उसके चंद सवालात देखते हैं कि उन्होंने किस तरह उसमें बयान किया है। जैसे कि बागो बहार कहने को तो एक दास्तान है, लेकिन हकीकत में वो अपने अहद की तहजीबी ज़िंदगी की तस्वीर है। मिसालों से वाज़ेह करें। ये पास पेपर के आए हुए सवालात हैं। एक सवाल है, मीर अमन ने बागो बहार में शऊरी तौर पर दिल्ली की मुआशरत के नकूश को जा बजा महफूज कर दिया है। मिसालों से इसकी वजाहत करें। और मीर अमन ने बड़ी खूबी से बागो बहार में दिल्ली की तहजीब व मुआशरत के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। दलाइल से वाज़ेह करें। अब देखते हैं कि मीर अमन देलवी की जो किताब है बागो बहार, जिसमें इतना बड़ा लंबा किस्सा है, उसको हम देखेंगे कि अहाता कैसे होता है। सबसे पहले उसका माहौल। मीर अमन देलवी ने अपने हालात में खुद लिखा है कि उनका ख़ानदान कई पुश्तों से बादशाहों के मुकर्रब ख़ास रहे हैं और इस क़राबत ने उन्हें शाहों, वज़ीरों और अमीरों की ज़िंदगी को करीब से देखने का मौका दिया और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बादशाहों, अमीरों, वज़ीरों की मजलिसी ज़िंदगी का अंदाज़ क्या होता है और अपनी चीज़ें किस तरह आरास्ता करते हैं और उनके यहाँ दावतों का इंतज़ाम किस तरह होता है, उनके दस्तरखान पर क्या अनवा व अक़साम के खाने मुहैया होते हैं। और मीर अमन ने इन चीज़ों का तफसीली उनको इल्म था और उन्होंने इस इल्म से बहरहाल पूरा फ़ायदा उठाया है, या अपनी मुख्तलिफ़ दास्तानों में इनका ज़िक्र इस तरह किया है कि बग़ैर देखे किसी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। जहाँ एक ख़ास की ज़िंदगी के इस पहलू के मुतालिक उनका इल्म मुकम्मल है, तो दूसरी तरफ मतवसत तबके की ज़िंदगी से भी नाआशनाई नहीं है कि वो खुद कहते हैं कि वो इससे वाबस्ता रहे हैं। अपने किस्सों में आम ज़िंदगी की रसूम, मुआशरत के तरीक़ों और उसके साथ अवाम व ख़वास के ख़यालात व तोहमात और अक़ायद का तज़किरा भी वो इस तरह करते हैं जिस तरह कोई जानने वाला ही कर सकता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि बागो बहार में दिल्ली की तहजीब बोल रही है। इसकी तस्वीरें गर्दश करती हुई नज़र आती हैं। इसके उमरा, इसके मेले ठेले, इसके सैर तमाशे, उसकी तकरीबात, उनकी ज़ियाफ़तें, रसूम व कवायद, उसके आदाब व मरासिम, अलगरज उसमें सब कुछ है जो उस ज़माने की दिल्ली में था या हो सकता था। मीर अमन ने बागो बहार में लिबास, तर्ज़ फ़िक्र, मशागिल, नज़रिया ज़िंदगी सब की तस्वीर बिल वज़ाहत पेश की है। परीज़ादों का हजूम, उमरा और शहज़ादों के आशिक मिजाज होना, मैनोशी, रक़्स व सरोद वग़ैरह को खूबी से पेश किया है, जिनका ज़िक्र साथ साथ आता जाएगा जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे और इसको देखें सुनेंगे। और इसके पहले तोआम का ज़िक्र सुने, जिसमें दिल्ली शहर के तमाम तारक़साम के जो खाने थे उनके नाम इन्होंने गिनवा दिए हैं, जो हमारे भी इल्म में नहीं है और हमको समझ में नहीं आती कि ये क्या क्या हो सकता है। जैसे कहानी पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरे दरवेश के हाल में जब वो बसरे की शहज़ादी से मुलाकात के लिए जाता है तो मीर अमन ने ज़ियाफ़त का सामान यूँ लिखा है। ये दरवेश की ज़ुबानी है, ये बात ध्यान में रखना है। कहते हैं कि मुझ तन तनहा के रूबरू बकाउली ने एक तोरे का तोरा चुन दिया। 4 रकाब थे, उनमें एक में यखनी पुलाव, दूसरे में कोरमा पुलाव, तीसरे में मतंजन पुलाव, चौथे में कूकू पुलाव। अब ये कूकू पुलाव क्या था? और एक रकाब जर्दे की, कई तरह के कुलिये, 2 प्याज़ा, नरगसी, बादामी, रोगन जोश,
روٹیاں کئی قسم کی واکرہانیاں، پراٹھے، کباب، کوفتے، اچار، فالودے، مربے، سموسے، ورکی اور دہی کی کلفیاں۔ اب دہی کی کلفیاں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک بندے کے سامنے انہوں نے ڈال دیں، رکھ دیں، تو کس طرح سے انہوں نے اس کو کھایا یہ اب اللہ ہی جانتا ہے۔ اب درویش کو آگے دیکھتے ہیں کہ درویش کو جو میزبان نے بصرہ میں جو مکان کا سامان اس کے حوالے کیا وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک لمبی فہرست تھی، اور اس کو بھی اس میں جو چلمنے اور جو پلنگ اور جو کیا کیا تھے وہ بھی آپ کے سامنے اس طرح سے ہے کہ شطرنجی چاندنی، قالین، جو ایک دیوار گیری، چھت پردے، چلمنے، سائبان، نم گیرے، چھپر کھٹ، ماں غلافی، توشک والا، اور کچھ برتنوں کے نام ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ تفصیل میں جب آپ بک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ والی ساری باتیں جب انہوں نے اس میں پیش کر دی تو ایک اور پہلو جو اس کا ہمیں نظر آتا ہے وہ درویش کی جو دوسری بات تھی جس میں لڑکیاں وہاں کس طرح سا ماحول تھا وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں۔ یہ تو ابھی ان کے مختلف قسم کے وہ استعمال کی چیزیں تھیں جو بہت ہی لمبی فہرست ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں لڑکیاں، یہ اس میں ہے باغ و بہار میں ہے کہ ہندوستان میں لڑکی کی شادی پر اس کی سہیلیاں اور ہمجولیاں جس طرح باہم بیٹھ کر کئی رات تک ڈھولک بجاتی، گیت گاتی ہیں، اس کا نقشہ وہ یوں کھینچتے ہیں۔ اتفاقاً جس روز وزیر کو محبوس خانے میں بھیجا گیا وہ لڑکی کی اپنی ہمجولیوں میں بیٹھ کر خوشیوں سے گیت گا رہی تھی اور کڑھائی چڑھا کر گلگلے تل رہی تھی، خوش باش تھی کہ اس کی ماں روتی پیٹتی ہوئی وہاں آئی، اس کا نقشہ ہے۔ اور دوہتر اس لڑکی کے سر پر مارے اور بولی، کاش کہ تیرے بدلے مجھے خدا اندھا بیٹا دے دیتا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، باپ کا رفیق تو ہوتا۔ اب یہ اس کا خیال تھا۔ ہندوستان کے لوگ پان کے بہت، یہ اب منظر نگاری ہے پوری، جو وہاں پر حالات تھے، جو وہاں پر ماحول تھا اس کے مطابق ہندوستان کے لوگ پان کے بہت شوقین تھے، اسی لیے میر امن نے پان کا ذکر بھی جگہ جگہ کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر پاندان جڑاویں گلوریاں سونے کی پکھرونوں میں بندھی ہوئی اور گھروں میں بنی ہوئی سپاریاں، لونگ، الائچیاں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ باغ و بہار میں مجموعی طور پر زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک مخصوص معاشرے اور مخصوص تہذیب میں پروان چڑھتے ہیں، اور ایک مخصوص معاشرے اور مخصوص تہذیب میں وہ چلتے پھرتے بولتے چالتے دکھائی دیتے۔ ان کا انداز فکر، طرز عمل، خیالات، جذبات، احساسات، قواعد و ضوابط، توہم پرستی پر خاص چھاپ لگی ہوئی ہے۔ پہلی داستان میں درویش کی بہن اس کو ملتی ہے تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کس طرح کرتی ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ کہتی ہے کہ اے بیرن، تو میری آنکھ کا تارا، میری ماں باپ کی موئی مٹی کی یادگار نشانی، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، ماں باپ کی جو تو نشانی ہے، میں تجھے دیکھ دیکھ کر باغ ہوئی، تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، گھر میں بیٹھے رہنے سے کے لیے نہیں، یہ لازم نہیں، اور مرد اگر نکھٹو ہو، گھر میں بیٹھا ہو تو اسے دنیا کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ یہ اپنے بھائی کو وہ بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے بہت سی باتوں کو بیان کرتے ہوئے آگے پھر کہتے ہیں کہ اس طرح اظہار محبت وہ کرتی تھیں لڑکیاں اپنے بھائیوں سے کہ باغ و بہار تہذیبی تاریخی نقطۂ نظر سے بڑی دلچسپ اور اہم کتاب ہے۔ اس دور کے اعتقادات جن کا ان لوگوں نے اپنے اس میں اظہار کیا ہے، جو وہ لوگ، ان کا معاشرت کا انداز اور لوگوں کا تمام جو قومی کردار تھا ہمارے سامنے ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں کے جس مزاج کے لوگ رہتے تھے مذہبی بھی تھے مگر شراب سے بھی کوئی عذر نہ تھا، عورت زندگی کا سہارا بن چکی تھی۔ باغ و بہار کے شہزادے اور شہزادیاں جو کہ یقیناً مغلیہ دور کے عہد زوال کے شہزادوں کی تصویر پیش کرتی ہیں، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔
चुनाचे मीर अमन का ख़ानदान जो पुश्तों से वहाँ पर रह रहा था और दरबार शाही से वाबस्ता था, उसकी मजलिसी ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ था, शहज़ादों की जो जिनसी उलझनें थी उसके बारे में, और ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर उनकी तस्कीन और ये गुमराही पहले दरवेश की कहानी से बेहतर तौर पर मालूम होती है। औरतों के टोटके, नजूम पर एतकाद, दरवेशों पर यकीन तमाम बागो बहार में मौजूद है। प्रोफेसर वक़ार अज़ीम इसके बारे में लिखते हैं कि किस्सा चहार दरवेश हमारी कौमी माशरत के दौर का जीता जागता मुरक्का बन चुका है। चुनाचे यहाँ शाहो गदा, वज़ीर अमीर, सौदागर, अहले बाज़ार सब हमारे 1000 साला मुआशरती पस मंज़र के सामने उठते बैठते चलते फिरते नज़र आते हैं। मीर अमन ने बागो बहार में जितने वाक़यात कलमबंद किए हैं और किरदारों के ज़रिए जो गुफ्तगू नज़र आती है, उसने हर जगह वहाँ देलवी बूदोबाश तहज़ीब व तमद्दन की गहरी छाप लगी हुई है। दिल्ली में उमराव रऊसा की ज़िंदगी में शराब, तवाम, बूदोबाश का जो मखसूस अंदाज था, उसमें एक ख़ास तर्ज का हुस्न जमाल और कशिश का पहलू उजागर किया गया है। चुनाचे मीर अमन को जहाँ कहीं मौका मुयस्सर आया, उन्होंने मुआशरत के इस अंदाज की मुसव्वरी बड़े हुस्न और जमाल और दिलकश तरीके से की। ये मुआशरत दिल्ली में जो मुआशरत है मीर अमन की बागो बहार में, उसका ज़िक्र है। किस तरह से रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, और खाने तो इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि आप इसको खुद ही पढ़ें तो बेहतर है। और यकीनी बात है कि इतनी लंबी लाइन तो पेपर में लिखनी भी नहीं होती, लेकिन बहुत से खाने ऐसे हैं जो कि हमारी यकीनन ये तहज़ीब है, तमद्दुन है, हमारी तारीख़ है। हमारे मुगलिया जो शहनशाह थे, ज़ाहिर है मुसलमान थे, उनका तवाम, उनका जो खाने की अक़साम थी वो कमाल थी, और वो अगर आज भी राइज हो जाएं तो लोग हैरान रह जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ों के बहुत से तरीके तो ख़त्म ही हो गए हुए हैं। चुनाचे ये उनकी जो बागो बहार की तहज़ीब और माशरत थी, उसके बारे में मैंने कुछ आपको लाइनें बताईं। आगे आपने इसमें इजाफ़ा करना है और इसमें चाहे सवाल की डिमांड के मुताबिक आप इसमें अहम नुकात भी और भी शामिल कर सकते हैं। लाइन मैंने आपको दे दी है, अब आप इसमें इजाफ़ा करें और इसको मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें। लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।